नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे और ये पहला भाग होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन के लगभग सभी टॉपिक के प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जो कि 120 लगभग 120 वीडियो में सभी टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। यदि इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्ले लिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र, चलिए देखते हैं। काव्य लक्षण और लक्षण काव्य प्रतिपादक आचार। तो लक्षण है शब्दार्थों सहित काव्यम, ये भामा का है। शब्दार्थों सहित काव्यम, ये भामा का है। और तद्दोषो शब्दार्थों संगुणावन अलंकृति पुनः कॉपी, ये मम्मट का है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का है। और रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ के हैं। और अगला फैक्ट पढ़ते हैं। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृदु ललित पदावली, गुण शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुव्रत समार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया गया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। तो जहाँ दिया हुआ मृदु ललित पदार्थ, गुण शब्दार्थहीनम, जनपद सुखबोध्यम, युक्तिमनृत्योज्यम और बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम। और सभवति शुभ काव्यम नाटकम, सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, ये नाट्यशास्त्र भरत मुनि, नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि की रचना है, इसी से लिया गया है। और अगला फैक्ट है। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव यानी कि शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम को काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला फैक्ट है। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। और यहाँ पर दिया हुआ शरीरम तावत दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। और अगला फैक्ट है। आचार्य पाणिनि ने रीत को काव्य की आत्मा, पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। और रीति आत्मा काव्य व्यस्य, रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना, यानी कि विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा, इस प्रकार रीति का अर्थ है गुणयुक्त पद रचना। और अगला फैक्ट है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम सूत्र किसका है? तो ये रुद्रट का है, रुद्रट का है। और अगला फैक्ट है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? तो ये कुंतक का है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन, ये कुंतक का है। और अगली पंक्ति है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुभरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य, ये पंक्ति है आचार्य केशवदास की। और अगला फैक्ट है। कोमल शब्द निबंध सुव्रत, कोमल शब्द निबंध सुव्रत, अलंकारमय मोहन चित्त, काव्य शुभ पद्धति शोभामय, इनके बहुपाश कवि गहे, ये भी केशवदास की है। और अगला है। संगुना अलंकार सहित दोष रहित जो होई, संगुना अलंकार सहित दोष रहित जो होई, केशवदास की है। सॉरी दोस्तों, अगली पंक्ति है। शब्द अर्थ ताको कवित्व कहत विबुध सब होई, ये चिंतामणि की है। और बत कहाऊँ रसमय जूहें, बत कहाऊँ रसमय जूहें कवित्व कहावें सोई, ये किनका, ये कथन किनका है? तो ये चिंतामणि का है। ये भी
और अगला फैक्ट है जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण मैं करियों। काव्य के विषय में यह कथन, यह पंक्ति किसकी है? तो ये कुलपति मिश्र की है। जगत अद्भुत सुख सदन शब्दर अर्थ कवित्व वह लक्षण मैंने कियों। समूह जी ग्रंथ बहुचित ये कुलपति मिश्र का है। रस रहस्य नामक रचना से लिया गया। और अगला है, अगली पंक्ति है, शब्द जीव तहि अरथ मन। शब्द जीव तिहि अरथ मन रसमत सुजत शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। ये देव की पंक्ति है और काव्य रसायन से ली गई है। और अगली पंक्ति है, व्यंग जीव कही कवित्व को। व्यंग जीव कही कवित्व को हृदय सुधुनि पहचान। शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जान। ये प्रताप शाही की है, काव्य विलास से ली गई है। और अगला फैक्ट है, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाग जग अद्भुत मैं अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ये ग्वाल कवि की रसिकानंद रचना से ली गई। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। कथन किसका? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और अगला, अभिव्यक्ति जगत है अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। यह कथन किसका? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला, सत्य उद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला फैक्ट, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कथन किसका? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला, जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्षण होता है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। और अगला फैक्ट है, काव्य जीवन की प्रकृति का अंतर्दर्शन है। काव्य जीवन की प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन स्फूर्ति नहीं ना कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। यह कथन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। और अगला फैक्ट है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह कथन आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। अगला, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। यह कथन आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। अगला, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और अगला फैक्ट है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखोपेक्षता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और अगला, आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। यह कथन डॉक्टर नगेन का है। और अगला, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है।
प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। और अगला, कविता सबसे पहले शब्द है, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यह बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह कथन अज्ञेय का है। और अगला फैक्ट है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा। यह कथन किसका? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद का। अगला फैक्ट है, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या, यह कथन सुमित्रानंदन पंत का है। और अगला, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंदन पंत का है। और अगला, कविता सबसे बड़ा परिग्रह क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है, वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है, वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह कथन महादेवी वर्मा का है। और अगला, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ केदारनाथ सिंह का है। और अगली पंक्ति, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की है। और कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये भी सुदामा पांडे धूमिल की है। काव्य हेतु से संबंधित देखते हैं, काव्य हेतु कितने माने गए हैं? तो काव्य हेतु 3 माने गए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, आभास, ये काव्य हेतु माने गए हैं। और प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? तो प्रतिभा 2 प्रकार की मानी गई है, सहजा जो कि जन्मजात होती है, और उत्पादा जो कि देवराधान या मंत्र बल से या अध्ययन जन है। प्रतिभा के 2 भेद हैं, सहजा, उत्पादा, और किसने किया? रुद्रट ने। और अगला फैक्ट है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यगान, उक्ति किसकी है? तो ये वामन की उक्ति है। और काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया? तो आचार्य वामन है, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अगला फैक्ट है, काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? तो राजशेखर की मौलिक उद्भावना शक्ति और प्रतिभा में भेद करना, शक्ति व्यापक है जबकि प्रतिभा परिमित है। और अगला फैक्ट है, स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के ये 3 प्रकार किसने माना है? तो राजशेखर ने माना है। और अगला फैक्ट है, सहजा, आहार्य, औपदेशिक प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि, सारस्वत, आभासिक, औपदेशिक का निर्धारण किसने किया? तो ये राजशेखर ने निर्धारण किया। और अब देखते हैं, काव्य हेतुओं के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो चलिए देखते हैं, शक्ति निपुणता, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्या द्वेक्षणात् और काव्यज्ञ विद्याभ्यास इति हेतु स्तुद्भवे, आचार्य मम्मट का है ये। और अगला, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो पंडित राज जगन्नाथ को कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, प्रतिभा को नवोन्मेष सालनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? तो नवोन्मेष सालनी प्रज्ञा ये भट्टौद ने कहा। और अगला फैक्ट है, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? तो ये अभिनव गुप्त ने कहा। अगला फैक्ट है, मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया, तो काव्य प्रयोजन में। और पंक्ति है, काव्यम यशस्से अथर्ववृत्ते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते और सद्य परिनिर्वृत्ते कांता सम्मित्यो पदेश युजे। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन आचार्य मम्मट का है। और अगला,
काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वह च श्रव्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निषेवणम। और काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये भामा का है। और अगला, काव्यम दृष्टार्थ और प्रीति कीर्ति हेतु त्वात्। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये वामन का है। और अगला, प्रतिभा के दो भेद, कार्यित्री भावयित्री। प्रतिभा के दो भेद हैं, कार्यित्री और भावयित्री, ये प्रतिभा के भेद हैं। और ये किस आचार्य ने किए? तो राजशेखर के अनुसार कार्यित्री भावयित्री ये प्रतिभा के भेद हैं। और भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? तो ये हृदय में होती है। और अगला, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? तो ये आनंदवर्धन का है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम ये आनंदवर्धन का कथन है। और अगला, भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है। तो भावक से अभिप्राय सहृदय या आलोचक से। और अगला, शरीरम तावत दृष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली कथन किसका? तो ये आचार्य दंडी का है। और अगला, कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य हैं, तो वो राजशेखर हैं। और अब देखते हैं ग्रंथ और उनके आचार्य। तो नाट्यशास्त्र, इसमें रसों का प्रयोग मिलता है, रस के बारे में बताया गया, भरत मुनि का है। काव्यालंकार भामा का है। और काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ये वामन की है। और काव्यालंकार ये रुद्रट की है। वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक की है। और व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट की है। काव्य प्रकाश मम्मट की है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की है। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र की है। काव्यानुशासन ये हेमचंद की है। ध्वन्यालोक ये आनंदवर्धन की है। ध्वन्यालोक लोचन ये अभिनव गुप्त की है। और काव्य अलंकार सार संग्रह ये उद्भट की है। श्रृंगार तिलक ये रुद्र भट्ट की है। चंद्रालोक जयदेव की है। और कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की है। काव्यादर्श ये दंडी की है। और रति रहस्य ये कक्कोक की है। 10 रूपक धनंजय की है। महाभाष्य रचना पतंजल की है। और रस तरंगिणी भानुमित्र की है। सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज की है। और श्रृंगार प्रकाश ये भोजराज की है। ये भी अलंकार सर्वस्व ये रुय्यक की है। उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी की है। अलंकार तिलक वाघ भट्ट की है। और अलंकार शेखर केशव मिश्र की। और अगला फैक्ट देखते हैं, शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, यानी कि शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीज भूत संस्कार है, ये कथन मम्मट का है। और अगला, नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आमदश्च अभियोगो अस्या कारणम काश्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन इसका, तो ये दंडी का है। और अगला, औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता आचार्य क्षेमेंद्र हैं। और ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता अभिनव गुप्त की है ये। और अगला, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका के रचयिता हैं, तो ये उद्भट ने टीका लिखी थी। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका के रचयिता हैं, तो अभिनव भारती के अभिनव गुप्त हैं। और अगला, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। और अगला फैक्ट है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थनी करते हुए कला को व्यर्थ ही। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की। अगला फैक्ट है, साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है उपयोगितावादी। और अगला फैक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है मानवतावादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी है। और अगला, आत्मा अनुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं, तो आत्मा अनुभूति को काव्य प्रयोजन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। अगला, आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं, तो आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। अगला, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रीतिकालीन कवि की हैं? तो ये, एक लहें तब पुंजन को फल, एक लहें तब
एक लहें तप कुंजन को फल, ज्यों तुलसी चूर गोसाई। एक लहें वहु संपत केशव, भूषण ज्यों बार वीड़, भूषण ज्यों बार भूषण ज्यों वर वीर बड़ाई। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक लहें बहु संपत केशव, भूषण ज्यों वर वीर बड़ाई। एकन को जस ही ईसो प्रयोजन है, रसखान रहीम की नाई। अगला है दास कवित ने की चर्चा, बुद्धिवंत की सुख देती सदाई। ये भिखारी दास की काव्य निर्णय से ली गई। अगला है और रीतकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य हैं तो कुलपति हैं। और अगला पंचम वेद किस ग्रंथ को माना जाता है तो पंचम वेद भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को माना जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम रीति संप्रदाय को पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।